अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारे यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 उर्दू का सबक नंबर 6 नोबल इनाम की कहानी लेकर हाज़िर खिदमत हैं। अपना सबक शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश की जाती है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और ये बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिले। नोबल इनाम की कहानी। नोबल प्राइज़ के बारे में आपने सुना होगा। आइए इस इनाम के बारे में आपको कुछ बातें बताएं। इस इनाम के जारी करने वाले डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल थे। उन्हीं के नाम पर यह इनाम नोबल प्राइज़ कहलाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एजाज़ है। प्यारे बच्चों, आपके सामने जो ये मेडल दिख रहा है, ये नोबल प्राइज़ इनाम के दो तरफ की तस्वीर है। जैसे आपके पास 1 रुपये के दो तरफ का हेड और टेल होता है, आप ऐसा ही समझ लें। ये नोबल प्राइज़ इनाम के दो साइड्स हैं, जिसमें एक तरफ अल्फ्रेड नोबल की तस्वीर लगी हुई है एक साइड में। नोबल प्राइज़ हर साल अमन, अदब, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, अद्वियात और इक़्तिसादियात में नुमायाँ कारनामों पर दिए जाते हैं। नोबल प्राइज़ कहा जाता है कि हर साल अमन, पीस फैलाने के लिए, दुनिया में अमन कायम करने के लिए, अदब, लिटरेचर में या लिटरेचर के लिए दिया जाता है। फ़िज़िक्स, आपको जानते ही हैं, फ़िज़िक्स एक सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट है। और अद्वियात यानी कि मेडिसिन में अगर कोई नुमायाँ कारकर्दगी दिखाए, कोई मेडिसिन ईजाद करे, कोई नई सी कोई दवाई बनाए, तो उसको, या इक़्तिसादियात यानी कि इकोनॉमिस्ट, तो अगर कोई बड़ा इकोनॉमिस्ट है और इकोनॉमी में कोई स्टैंडर्ड टेक्निक लोगों को बताई है या कोई सोशल थाट पब्लिश किया है, उस थाट के लिए, अगर उस थाट से पूरी दुनिया की इकोनॉमी ग्रो हो सकती है, तो ऐसे कारनामों के लिए बहुत सारे लोगों को, इक़्तिसादियात, इकोनॉमी के लिए भी बहुत सारे लोगों को नोबल इनाम जो हैं वो आज तक दिए जा चुके हैं। आगे, जो लोग अदब में कोई बहुत ही अहम किताब लिखते हैं, साइंस या इक़्तिसादियात के मैदान में कोई नुमायाँ काम करते हैं, या अमन व अमान कायम करने के लिए के सिलसिले में कोई बड़ी खिदमत अंजाम देते हैं, तो वो नोबल प्राइज़ के, या नोबल इनाम हम कहेंगे, मुस्तहिक करार पाते हैं। मुस्तहिक यानी कि हकदार, जो हक रखते हैं इसके इनाम पाने के। प्यारे बच्चों, इस इनाम की खसूसियत ये है कि दुनिया के किसी भी शख्स को भी बिला इम्तियाज़ रंग व नस्ल मिल सकता है। यानी कि चाहे कोई काला है, कोई गोरा है, चाहे वो किसी नस्ल से हो, किसी तरह का हो, दलित हो, अछूत हो, मुस्लिम माइनॉरिटी हो, चाहे किसी तरह का भी इंसान हो, किसी भी शख्स को जिसने कोई अच्छा काम किया हो इन फील्ड्स में, तो उसको ये मिल सकता है। इस इनाम की रकम लगभग, आपकी बुक के मुताबिक ये यहाँ पे बता रहा है, लगभग 15 लाख रुपया होती है। लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्च में मैं देखा था, 2019 की रिसर्च में, इसका इंडियन रुपीज़ में लगभग कास्ट 7 करोड़ रुपीज़ बताई गई है। मुतअद्दिद हिंदुस्तानियों ने आज तक ये जो इनाम है हासिल किया है, तो और आगे भी इंशाल्लाह बहुत सारे लोग जो हैं वो हासिल करते रहेंगे। ये फिर से नोबल इनाम के दो तरफ आपको दिखाए गए हैं, सेकंड पेज के ऊपर भी। अब नेक्स्ट पेरा है, रविंद्रनाथ टैगोर को अदब का नोबल इनाम 1913 में उनकी किताब गीतांजलि पर मिला। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कहा जाता है कि वो इंडिया के एक मशहूर राइटर्स में से एक हैं, और रविंद्रनाथ टैगोर ने, जैसा कि आपको पता है, कि नेशनल एंथम ऑफ इंडिया भी लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर की एक किताब थी गीतांजलि। गीतांजलि एक किताब जो एक्चुअल में एक पोइम्स पे बेस्ड है। उसमें लगभग 103 पोइम्स हैं, और ये 104 या 105 सफ़ात पर मुश्तमिल एक पोइम्स का एक मजमुआ है।
और ये पोइम्स जो हैं ये डिवोटी टाइप्स की पोइम्स हैं, यानी कि अल्लाह की बड़ाई बयान करने वाली या भगवान की बड़ाई बयान करने के ऊपर उन्होंने लिखी हुई इस पोइम्स हैं, जो नेचर के साथ, और दूसरी डिवोटी टू गॉड, यानी कि अल्लाह के साथ मिलाने वाले जो चीज़ें होती हैं या अल्लाह की बड़ाई बयान करने की जो हैं उसके बेस पे ये पोइम्स बनाई गई हैं। हमारे साइंसदानों में से ये इनाम सीवी रमन को फ़िज़िक्स में मिला था। सीवी रमन का पूरा नाम, सी वी का मतलब सी चंद्र, वी चंद्रशेखर, ठीक है, शेखर यहाँ इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है सी वी में शेखर नहीं है, लेकिन फुल नाम जो इनका है सर चंद्रशेखर वेंकटेश रमन, ये इनका फुल नाम है, ठीक है। इनको फिज़िक्स में मिला था। उनके अलावा दो और साइंसदानों डॉक्टर हरगोबंद खुराना और डॉक्टर चंद्रशेखर को भी नुमायां काम करने पर यह इनाम दिया गया है। ये दोनों एक अरसे से अमेरिका में रह रहे हैं और वहीं की यूनिवर्सिटियों में काम करते हैं, यानी कि वहीं की यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर थे। जो सीवी रमन हैं, सीवी रमन लाइट और स्कैटरिंग के ऊपर इन्होंने रिसर्च की थी फिज़िक्स में, और इनको ऑलरेडी भारत सरकार ने भी भारत रत्न अवार्ड जो है वो दिया है, और नोबेल प्राइज़ भी ये हासिल कर चुके हैं। दूसरे जो हरबिंद खुराना हैं, ये इंडियन अमेरिकन जिसे हम कहेंगे बायोकेमिस्ट हैं, विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था 9 जनवरी 1922 को रायपुर पाकिस्तान में, रायपुर पाकिस्तान पंजाब में एक विलेज का नाम है, और इनकी जो डेथ हुई वो 2011 नवंबर 9 2011 में उनकी डेथ हुई। ये जो साइंसदानों में डॉक्टर हरगोबंद खुराना, उनके अलावा दो और साइंसदानों डॉक्टर हरगोबंद खुराना और डॉक्टर चंद्रशेखर को भी नुमायां काम करने पर यह इनाम दिया गया है। डॉक्टर हरगोबंद खुराना पाकिस्तान के एक गांव रायपुर में पैदा हुए, इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट हैं। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई, ये अपनी जो है फ़राइज़ जो है प्रोफेसर थे विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में, जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी है। नोबेल प्राइज़ इनको फिजियोलॉजी के लिए दिया गया था, और इनके साथ एक और साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने शेयर किया था, यानी कि दोनों के बीच में दोनों को मिला था। ये 9 जनवरी 1922 को रायपुर में पैदा हुए, और 9 नवंबर 2011 को इनका इंतकाल हुआ। ये दोनों एक अरसे से अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन अब ये रह रहे हैं नहीं है, रह रहे थे हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की डेथ्स हो चुकी हैं, और वहीं की यूनिवर्सिटियों में काम करते हैं। मदर टेरेसा, जिन्होंने हिंदुस्तान में माजूर यानी कि हैंडीकैप्ड मौजूर बच्चों और कोड के मरीज़ों की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ की थी। ऐसे काम करने वाले दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी, अपना कैरियर, सारी चीज़ें छोड़ के बाकी लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी को निछावर करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। तो मदर टेरेसा उन्हीं शख्सियात में से एक है जिन्होंने माजूर बच्चों की कफ़ालत, उनका पालना वगैरह और कोड के मरीज़ों की खिदमत के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ कर दी। उनको भी नोबेल प्राइज़ दिया गया। 1998 में इक़्तिसादियात के शोबे में हिंदुस्तान के अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज़ दिया गया। अमर्त्य सेन जो थे, इनको इकॉनमी के लिए ये इकॉनमिस्ट थे, इक़्तिसादियात को यानी कि इकॉनमिस्ट थे, और इंडियन इकॉनमिस्ट थे, और इंडियन अमेरिकन इकॉनमिस्ट हम कहेंगे, ठीक है। और इनका पूरा नाम जो था अमर्त्य कुमार सेन था, और इनको इकोनॉमिक्स फील्ड में इकोनॉमिक्स फील्ड के लिए इनको इनाम दिया गया। इस इनाम पर हर साल लाखों रुपया सर्फ होता है, यानी कि इस इनाम पर हर साल लाखों रुपया सर्फ किया जाता है। इनाम को कायम करने वाले आदमी का नाम अल्फ्रेड नोबल था, जो स्वीडन के रहने वाले थे। उनकी पैदाइश स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 21 अक्टूबर 1833 को हुई। 1896 में 63 साल यानी कि 63 साल की
उम्र में उनका इंतकाल हुआ। जिन्होंने नोबेल प्राइज़ इनाम को कायम किया था उनका नाम अल्फ्रेड नोबल था और वो स्वीडन के रहने वाले थे और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में उनकी पैदाइश हुई थी। अल्फ्रेड नोबल के वालिद एक ताजर थे जो अल्फ्रेड की पैदाइश के वक्त दिवालिया हो गए थे। दिवालिया निकलना होता है कि कारोबार में इतना ज़्यादा नुकसान होना कि जिसकी वजह से लोगों को अपनी जायदाद अपनी प्रॉपर्टी बेचकर फिर वो नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है और उस हालत में बहुत कमज़ोर हालत हो जाती है। इस तरह की हालत जो थी अल्फ्रेड नोबल के वालिद की थी, क्योंकि वो एक ताजर थे। ताजर आपको पता है एक ट्रेड करने वाले आदमी, और यही है कि बिज़नेस में कभी भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, उनको अपनी बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। यूँ तो वो बहुत पढ़े लिखे और ज़हीन थे, मगर तिजारत का कोई तजुर्बा न होने की वजह से सही पूंजी से भी हाथ धो बैठे। पूंजी यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी कि जो उनके पास रखा हुआ कुछ रकम, कुछ पैसा, कुछ प्रॉपर्टी होती जो अपनी थी, वो भी बिज़नेस में लगा बैठे थे और उससे भी आखिरकार उनको हाथ धोने पड़े जब बिज़नेस में नुकसान हुआ। अल्फ्रेड नोबल 9 बरस के हुए। यहाँ से आगे वाला ये जो लाइन है, अल्फ्रेड नोबल 9 बरस के हुए तो उनके घर वाले गरीबी से तंग आकर वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए। यानी कि इतनी गरीब हालत हो गई कि वो वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए। वो सेंट पीटर्सबर्ग चले गए। ये शहर उस ज़माने में रूस का दारुल सल्तनत था, जिसको हम बोलेंगे कि कैपिटल था। कुछ अरसे के बाद तक अल्फ्रेड नोबल जो थे उनकी तालीम जो है वो घर पर ही होती रही, यानी कि घर में अपने पापा से ही वो ये तालीम वगैरह जो थे हासिल करते रहे, होती रही। उसके बाद जब घर के माली हालात कुछ अच्छे हुए तो वो बाकायदा तालीम हासिल करने के लिए बाहर गए, अपनी जो रशिया से बाहर गए। उन्होंने यूरोप भर का दौरा करना यानी कि सफ़र करना और कई ज़बानें सीखी, बहुत सारी ज़बानें उन्होंने सीखी। अब वो अपने वालिद के साथ साइंस के तजुर्बात करने में वक्त गुजारने लगे और धीरे धीरे अपना जो टाइम था वो अपने वालिद के साथ बैठकर साइंस के बहुत सारी तजुर्बात करने में उनके साथ उनका हाथ बटाने लगे। कहा जाता है कि 29 साल की उम्र में जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा माहिर हो गए तो उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन नाम की एक तैयार किया। नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है ये एक्चुअली एक फ्लूइड है और इस फ्लूइड को अगर हम देखें तो ये एक्सप्लोजिव फ्लूइड होता है जो डायनामाइट बनाने के काम आता है। इसको नाइट्रोग्लिसरीन जो थी ये एक्चुअली अल्फ्रेड नोबल ने ईजाद नहीं की थी। नाइट्रोग्लिसरीन एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने ईजाद की थी। लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन जो थी इसका इस्तेमाल करके डायनामाइट कैसे बनाया जाता है, ये जो तरीका था ये तरीका अल्फ्रेड नोबल ने ईजाद किया था। अल्फ्रेड नोबल ने नाइट्रोग्लिसरीन को फाइन सैंड के साथ मिलाकर इसका एक पेस्ट बनाया, क्योंकि ये फ्लूइड होता है। ये जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है ये एक फ्लूइड होता है। इसको उन्होंने एक छोटे छोटे रेत से मिलाया, वो भी लेकिन एक बहुत ही फाइन किस्म की एक सैंड होती है, रेत होती है, उसके साथ मिला के एक पेस्ट बना के उसकी कुछ रॉड्स बनाई। और उनका मकसद सिर्फ यही था कि किसी पत्थर में जहाँ सुराग कहीं होता था, किसी बड़े पत्थर में, इस रॉड को वहाँ दबा के इसको जलाया जाता था और इसकी वजह से जब वो ब्लास्ट होती थी वो रॉड, तो वो पत्थर वगैरह जो भी होते थे वो फट जाते थे। तो कहा जाता है कि नाइट्रोग्लिसरीन की मिलावट से उन्होंने 1867 में डायनामाइट ईजाद किया। ग्लाइसरीन उन्होंने ईजाद नहीं की, नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो उन्होंने बिल्कुल भी ईजाद नहीं की। डायनामाइट एक किस्म का बारूद होता है जिसकी ज़रा सी मकदार बड़े से बड़े पहाड़ को मिनटों में उड़ा सकती है। तो इसलिए अल्फ्रेड नोबल ने जब डायनामाइट को ईजाद किया तो बाद में डायनामाइट का बहुत गलत इस्तेमाल भी हुआ, जंगों में भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन डायनामाइट बनाते वक्त अल्फ्रेड नोबल का बिल्कुल ये ख्याल नहीं था। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि ये जो डायनामाइट है इसको पत्थर या बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने के काम आए, रोड वगैरह बनाने के काम में लाया जा सके। खुद अल्फ्रेड के कहा जाता है कि एक किस्म का बारूद है जिसकी ज़रा सी मकदार बड़े से बड़े पहाड़ को मिनटों में उड़ा सकती है। खुद अल्फ्रेड नोबल के छोटे भाई की मौत डायनामाइट का गोला फटने से ही हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि एक डायनामाइट कितना ख़तरनाक और जानलेवा हो सकता है। ऐसी ख़तरनाक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद मुश्किल था, लेकिन अल्फ्रेड ने वो तरकीब भी ढूंढ निकाली। उन्होंने अपनी मेहनत से इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी जिस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसको एक जगह से दूसरी जगह बाहिफाजत ले जाया जा सके। और जब ये तरीका आया तो बाद में लोगों ने इसको जंग के लिए भी इस्तेमाल किया। अब इसका ये पैरा है नेक्स्ट। अल्फ्रेड नोबल बहुत मेहनती थे, वो रात दिन काम में लगे रहते थे। उन्होंने अपनी मेहनत से बहुत दौलत पैदा की।
अल्फ्रेड नोबल के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत मेहनती थे, रातों रात जाग कर मेहनत किया करते थे और अपनी लगातार जो इन्वेंशंस थे पापा के साथ बैठ के, अपने वालिद मोहतरम के साथ बैठ के, वो उसमें ज़्यादातर बिज़ी उसी चीज़ में रहते थे। और उनके बारे में ये भी कहा जाता था कि वो बड़े दिल फराग इंसान थे, फ़राग दिल जिसको कहा जाता है, एक बड़ा दिल रखने वाले आदमी थे। उन्होंने अपने मुलाजमों और मज़दूरों के रहने के लिए अच्छे हवादार मकान बनवाए, ठीक है, क्योंकि ये जो लेबर लाइफ है, इनकी लाइफ आपके घर में या आपके फैक्ट्री में मुलाजिम जो काम कर रहे होते हैं, अगर उनकी लाइफ अच्छी होगी तो वो डेफिनेटली एक मन बनाकर काम करेंगे। तो अल्फ्रेड नोबल ही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने मज़दूर जो उनकी फैक्ट्री में काम कर रहे थे या उनके साथ काम करने वाले मुलाजिम जो थे, उनको एक अच्छे और हवादार मकान बनाए और अपने मुनाफा में से जो कंपनी का या अपनी जो उनके पास इन्वेंशंस की जो भी फैक्ट्रीज़ वगैरह चलती थी, जहाँ काम वगैरह होता था, उसमें से जो मुनाफा यानी कि जो प्रॉफिट हासिल होता था, अपने काम करने वाले मज़दूरों और छोटे लोगों को भी उसमें शरीक किया। कहा जाता है कि अल्फ्रेड ने डायनामाइट की ईजाद इसलिए नहीं की थी कि कहीं उसे जंग के लिए इस्तेमाल किया जाए और इंसानी बस्तियों को तबाह व बर्बाद किया जाए, बल्कि उसकी ईजाद से उसका एक मकसद ये था कि पहाड़ों और चट्टानों को तोड़ फोड़ कर पत्थर मुहैया किए जाएँ और कानों से दातें बरामद की जाएँ। दात मेटल को कहा जाता है। कान होता है एक जिसको हम अगर बोले तो एक ऐसी जगह जहाँ से खोद के ज़मीन को एक जगह बनाई जाती है, या पत्थर, कश्मीरी में उसको पत्थर खिन बोलते हैं, या कोई ऐसी मिट्टी के नीचे या बहुत दूर तक जो जगह होती है और उसको खोद के कानों में इस्तेमाल किया जाता था। ये वो वाले कान नहीं है, आंखों में अगर डायनामाइट लगाओगे तो उड़ जाएगा। तो कान यहाँ पे है, ये वो जगह है जहाँ से पत्थर खोदे जाते हैं, जहाँ से मेटल्स निकाले जाते हैं खोद के, उनको कान कहा जाता है। कानों से दातें मेटल्स बरामद की जाएँ। अल्फ्रेड नोबल को जंग से बेहद नफरत थी, ठीक है, ऐसे ही न्यूटन को भी नफरत थी, लेकिन एटम बम तो बना दिया जाए। दातें बरामद की जाएँ। अल्फ्रेड नोबल को जंग से बेहद नफरत थी। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि दुनिया के तमाम कौमें जो भी हैं, कौम एक कबीलों को कहा जाता है, जैसे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, ये सारी कौमें हो गई, आपस में अमन व सलाह के साथ रहें। इसलिए हर साल अमन इनाम उस शख्स को दिया जाता है जो दुनिया में अमन कायम करने के लिए कोई गैर मामूली काम अंजाम दे या कारनामा अंजाम दे। कहा जाता है कि अल्फ्रेड एक लड़की से शादी करना चाहते थे, मगर उसका इंतकाल हो गया। इस सानहे के बाद उन्होंने अपनी सारी दौलत नेक कामों के लिए वक़फ़ कर दी, पूरी ज़िंदगी नेक कामों के लिए वक़फ़ कर दी। उन्होंने तमाम उम्र शादी नहीं किया, दिल जले, और ये वसीयत उनकी आमदनी से हर साल इनामात दिए जाते हैं। उन्होंने एक वसीयत करके रखी कि मेरी जो आमदनी है इससे हर साल इनामात दिए जाएं। लिहाजा उनकी वसीयत के मुताबिक हर साल दुनिया के बड़े साइंसदानों, अदीबों, माहिरीन इक़्तिसादियात और अमन के लिए काम करने वालों को ये इनामात दिए जाते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमारा ये लेसन नंबर जो 6 है मुकम्मल होता है, और इसके कुछ अल्फाज माने हैं। फ़रहंग, एज़ाज़, इज़्ज़त देना, इनाम देना। अद्वियात, दवा की जमा है, दवाई, मेडिसन्स। इक़्तिसादियात, मुआशियात, पैदावार और माली मामलात से मुतल्लिक़, यानी कि इकानमी, ठीक है। बिला इम्तियाज़, रंग व नस्ल, जैसा कि लेसन में मैंने आपको बताया था, रंग, नस्ल और मज़हब के फ़र्क के बगैर किसी भी आदमी को ये इनाम दिया जा सकता है। मुतअद्दिद, मुतअद्दिद का मतलब कई होता है, बहुत सारे। निबातियात, पेड़ पौधों का इल्म। फ़राग दिल, बड़े दिल वाला। बरामद करना, निकालना। वसीयत, ज़िंदगी में की गई हिदायत, जिसके बाद मरने के बाद जिस पे अमल किया जाए उसको वसीयत कहा जाता है। यहाँ तक हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आएगी और हमारा काम पसंद आएगा। आप सबसे गुजारिश ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि हर कोई इससे फ़ायदा हासिल कर सके। इंशाअल्लाह रहमान हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो नोबल इनाम की कहानी के दरसी सवालात होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और हमारा सपोर्ट करेंगे। इंशाअल्लाह रहमान मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। के बाद